प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। जमात इस्लामी का धरना जारी है। मुतालबात की एक तवील फहरिस्त हमारे सामने आ चुकी है। 10 मुतालबात रखे गए हैं, जिसमें सबसे अहम मुतालबा कैपेसिटी पेमेंट्स के हवाले से है, IPP के हवाले से है कि इन मुआहिदों को दोबारा से देखा जाए, रीनिगोशिएट किया जाए, और साथ में कहा गया है कि डॉलर में अदायगी का जो मामला है इन IPPs को, उसको ख़त्म किया जाए। फिर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए 50% रियायत का मुतालबा किया गया है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी ख़त्म करने का मुतालबा किया गया है। ये वो मुतालबात हैं जो शायद हुकूमत के लिए मानना आसान नहीं है मौजूदा हालात में, क्योंकि एक तो जाहिर है IPPs के साथ जो सॉवरेन गारंटीज़ हैं उनका मामला है। फिर 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को अगर 50% रियायत दे देंगे तो फिर IMF का प्रोग्राम आड़े आता है, जो जिसने टैक्स कलेक्शन की बात की है। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी लगाई गई है IMF की शराइत को मद्देनजर रखते हुए पेट्रोलियम मसनूआत पर। तो जमात इस्लामी ने यह कह दिया कि हमारे मुतालबात जब तक पूरे नहीं होंगे हम धरना खत्म नहीं करेंगे। तो ये 10 के 10 मुतालबात तो पूरे होते हुए दिखाई दे ही नहीं रहे। इनमें से चंद एक शायद मान लिया जाए, मसलन ये कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में हालिया इजाफा वापस लिया जाए। शायद कुछ आइंदा 1-2 रोज़ में जब नया महीना शुरू होगा तो शायद कुछ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का हम सुन रहे हैं, शायद वो वैसे ही होना है। लेकिन क्या होगा? क्या ये धरना इसी तरह जारी रहेगा? दूसरी तरफ PTI अपने एहतजाज नहीं कर पा रही है, अदालत के पास जा रही है, तो अदालत की दरख्वास्त दायर कर रही है, लेकिन एहतजाज की इजाज़त उन्हें मिल नहीं रही है। आज नैब ऑर्डिनेंस के हवाले से एक जो है वो स्टोरी अखबारात में भी शाये हुई है, और वो ये है कि हुकूमत जो है वो नैब के 40 रोज़ा जो रिमांड है उसका एक ऑर्डिनेंस तो आ गया है, लेकिन उससे परेशान है और उसको कानून की शक्ल नहीं देना चाहती। उस पर पार्लियामेंट में कानून साजी नहीं करना चाहते, रिलक्टेंट है, क्योंकि 14 दिन से बढ़ा के जब 40 दिन का रिमांड किया गया है तो उससे ये कल को उन लोगों के भी आड़े आ सकता है जो आज हुकूमत में हैं। तो इसको फैसला किया जा रहा है कि सिर्फ ऑर्डिनेंस की हद तक रखा जाए, इसको पार्लियामेंट में लाकर कानून साजी इस पर ना की जाए। ये क्या मामला है? फिर इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए अगले मरहले में आज 29 पंजाब के अरकान को, 58 KP अरकान को और 6 सिंध से अरकान को PTI का तस्लीम कर लिया है। इन तमाम चीज़ों पर आज गुफ्तगू करते हैं प्रोग्राम में। मेरे साथ मेहरबानो कुरैशी साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं। हमें अली गौहर बलोच साहब ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के आप रहनुमा हैं। हसन मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे पीपल्स पार्टी से, और डॉक्टर उसामा रजी साहब नायब अमीर जमात इस्लामी हमारे साथ मौजूद होंगे। ज़रा उनसे धरने के हवाले से बात करेंगे। उसामा रजी साहब अगर अभी कनेक्ट नहीं हुए तो ओके, कुछ ही देर में उनको कनेक्ट कर लेते हैं। मेहरबानो कुरैशी साहबा, जमात इस्लामी तो धरना दे रही है, अपने मुतालबात भी रख रही है, लेकिन आप धरना नहीं दे रहे। इजाज़त जमात इस्लामी को भी नहीं मिली थी, लेकिन उन्होंने धरना दिया है। इजाज़त आपको भी नहीं मिल रही, लेकिन आप एहतजाज नहीं कर पा रहे। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम असदुल्ला खान साहब, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो शुक्रिया। जी बिल्कुल, और हमें खुशी है कि जमात इस्लामी को वो स्पेस मिली जो कि हर सियासी जमात और हर पाकिस्तान का आईनी हक है कि वो पुरअमन एहतजाज करें, धरना देना चाहें तो धरना दें। हम हर सियासी जमात के इस हक को तस्लीम भी करते हैं और डिफेंड भी करेंगे। और आपको याद होगा कि जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तो जितनी दफ़ा भी इन्होंने एहतजाज करना चाहा, 3 दफ़ा महंगाई मुकाम मार्च ये लेकर आए, हमने हर दफ़ा इन्हें स्पेस दी। हुकूमत को इसी तरह स्पेस देनी चाहिए है सियासी जमातों को। जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है तो आपके सामने है कि जब हम एहतजाज की सिर्फ कॉल देते हैं तो उसके फौरन उसके कुछ चंद घंटों के अंदर अंदर ही जो पुलिस है पंजाब में वो हरकत में आती है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में, और हमारे वर्कर्स को, हमारे लीडरान को उनका घेराव करती है। गिरफ्तार तो 1000 से ज्यादा लोग जमात इस्लामी के भी हुए ना जी, वो, लेकिन वो गिरफ्तारियों से घबराए नहीं, वो निकले हैं और बैठे हैं, और हुकूमत मजबूरन उनसे मुज़ाकरात पर मजबूर है। बस कर दीजिए, 10,000 हमारे 10,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए, वर्कर्स गिरफ्तार हुए 9 मई के बाद, और अभी तक 1000 जो है वो जेल में हैं। हमारे तो वर्कर्स वो हैं कि जिनके खिलाफ ATA के पर्चे दायर किए जाते हैं। मेरे अपने हलके से मेरे MPA के भाई हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया 26 तारीख को। उनके साथ 20 और लोग हैं जो मुल्तान में गिरफ्तार हुए। वो एक PhD डॉक्टर हैं, और उन पे जो जुर्म आयद किया गया है वो है एक जग और मग स्कूल से चोरी करने का, और उसके बाद जेल में रखने के लिए उनको MPO ऑर्डर के तहत रखा गया है। तो जो हमारी जमात के साथ जो बर्ताव किया जाता है रियासत की तरफ से वो बहुत मुख्तलिफ है।
बिल्कुल हम इस पे आगे भी हम नजरसानी भी कर रहे हैं और पार्टी की तरफ से फैसला भी अब होगा अगली तारीख कि आपने अगर 5 अगस्त हमने की दी हुई धरना है। देना चलिए है मैं और जमात जी ठीक है, चलिए मैं उस पर वापस आता हूं। लेकिन अलीगौर बलोच साहब, ये एक तो पहले ये बता दीजिए, जमात इस्लामी के मुतालबात हुकूमत के मानने की हुकूमत के बस में है? क्योंकि जाहिर है हुकूमत जाएगी तो ये बताएगी भाई IMF का मुआहदा है, मसाइल हैं और शराइत हैं, हम तो ये चीज़ें कौन सा अपनी खुशी से कर रहे हैं, हम तो IMF के कहने से कर रहे हैं, हम तो ये कर ही नहीं सकते। जब कर ही नहीं सकते तो फिर क्या बनेगा इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए असदुल्ला खान, सूरत हाल ये है कि आपने बिल्कुल बजा कहा। जो IMF के मुआहदात हैं वो सिर्फ हमने तो नहीं किए, पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे जो थे वो बानी PTI की हुकूमत ने लिए और मुआहदे भी इन्होंने किए। वो किन भयानक शराइत के ऊपर किए वो भी किसी से ढका छुपा हुआ नहीं है। और ख़ास तौर पर जाती दफ़ा फिर जिस तरह से उन मुआहदों को सोबटाज किया गया, ये मुआहदे रियासत की तरफ से होते हैं और कोई भी हुकूमत आए जाए, जाहिर है पाकिस्तान के साथ इस हद तक तो बुग़्ज़ नहीं रखना चाहिए कि आप अपनी हुकूमत को जाता हुआ देखें तो आप जो रियासती मुआहदे हैं उनको सोबटाज करके जाएं और पाकिस्तान के लिए मसाइल खड़े करें। ना सिर्फ उधर भी ये सिलसिला रुका थमा नहीं, बल्कि उसके बाद आपने देखा कि जिस तरह से इनकी तरफ से खतूत लिखे जाते रहे और आज तक मतलब जो बैनुल-अक़वामी लेवल पर पाकिस्तान के खिलाफ कोशिशें होती हैं, जो बार बार ये कहा जाता है कि पाकिस्तान को कर्जा ना दें, तो ये किसकी मुखालफत होती है? ये मेरी आपकी नहीं, लेकिन अलीगौर बलोच साहब, ये जो आज बिजली महंगी है, सर एक कथा कलामी के लिए माजरत, लेकिन सवाल आप जो कह रहे हैं ये जो आज बिजली महंगी है, ना ये उन खतूत की वजह से महंगी है जो IMF को PTI की तरफ से लिखे गए, ना ये उस मुआहदे की खिलाफ वर्जी की वजह से महंगी है जो तहरीक इंसाफ जाते हुए 10 रुपए कम करके चली गई थी। वो मामला रिजॉल्व हो चुका, वो प्रोग्राम मुकम्मल हो चुका है, ये नया प्रोग्राम शुरू हो गया है, ये शुरू होने जा रहा है। तो ये जो आप बातें कर रहे हैं उसकी वजह से तो बिजली महंगी नहीं है, वो अपनी जगह पर गलत चीजें होंगी। नहीं, देखें बिल्कुल जाहिर है कि आप IPPs पर बात कर रहे हैं। फिर एक उस वक्त बानी PTI के मंजूर नज़र होते थे वो नदीम साहब, क्या नाम था उनका, उनके भी मतलब है कि वो भी नदीम बाबर, मिनिस्टर, बिल्कुल नदीम बाबर साहब, वो खुद भी उस वक्त एडवाइजर या मिनिस्टर रहे और अपनी IPPs को अरबों खरबों की उन्होंने मतलब करोड़ों की उन्होंने जो है अदायगियाँ भी की। मैं समझता हूँ कि चले जो मुआहदे हैं उनकी अदायगियाँ तो होनी चाहिए, लेकिन ये तो फिर एक बड़ा तवील सिलसिला है ना। वाकई IPPs के साथ हाँ, ये इस हुकूमत ने ये इनिशिएटिव जरूर लिए। आपने देखा है कि चाइना डेलीगेशन गया हुआ है, इन्हीं चीज़ों के ऊपर जो है वो गुफ्तशनीद हो रही है और उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये जो हमारा शेड्यूल ऑफ पेमेंट है उसके ऊपर बातचीत हो रही है और वो कुछ आसान हो जाएगा, उससे ज़रा प्रेशर कम होगा, उससे जो कीमतें हैं वो भी किसी हद तक जो है वो कम हो जाएंगी, क्योंकि पहले जो अदायगियां 5 साल में सही है सर। लेकिन उसामा रज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तो बुनियादी सवाल अलीगौर बलोच साहब जरा उनके सामने मैं रख देता हूँ, यही वाला जो आप बातें कर रहे हैं। और मैं इससे पहले कि मैं डॉक्टर उसामा साहब के पास जाऊँ, मैं आपको एनर्जी मिनिस्टर का बयान सुनवाना चाहता हूँ जिसमें वो कह रहे हैं कि जो कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे हैं इसको तब्दील नहीं किया जा सकता क्योंकि सॉवरेन गारंटीज हैं। और पहले जो बता रहे हैं कि हमें जो है वो अरबों डॉलर का देना पड़े थे। डॉक्टर उसामा रज़ी साहब, $900 मिलियन का नुकसान हुआ था रेकोडेक में, जुर्माना हो गया था जब हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर मुआहदा वापस लिया था। आप जब ये कह रहे हैं कि ये लोगों ये कैपेसिटी पेमेंट के मुआहदे तब्दील किए जाएं, तो आपको पता है कि ये सॉवरेन गारंटीज हैं, ये इस पर तो मिलियन ऑफ डॉलर्स का जुर्माना हो जाएगा पाकिस्तान को। अगेन पाकिस्तान को नुकसान होगा तो आवाम की जेब से ही जाएगा वो भी। तो आप ये समझ रहे हैं कि डूएबल है ये? बहुत शुक्रिया आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मसला जो सॉवरेन गारंटी का है ना, वो तो बैरूनी कंपनीज का है जी। लेकिन 60%, 80% कंपनीज तो आपकी कौमी कंपनीज हैं। मसला ये नहीं है, इसको अगर कोई एड्रेस करना चाहे तो कोई इशू नहीं है। हर मुआहदे में एग्जिट के रास्ते होते हैं। ये कौमी लोग हैं, ये चंद खानदान हैं। ये देखने की ज़रूरत है कि जिन खानदानों ने ऐसे मुआहदे किए हैं जो कौम और अवाम के मफाद के खिलाफ हैं।
उसामा साहब, ये जो आपके 10 निकाती मुतालबात हैं जिसमें कहा गया कि 500 यूनिट इस्तेमाल करने वालों को 50% रियायत दी जाए, आप कह रहे हैं पेट्रोलियम लेवी खत्म की जाए, ये कैसे खत्म की जाएगी? IMF के साथ आप मुआहदे में हैं, IMF के साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये सारी चीजें हुकूमत की जेब इजाजत नहीं दे रही है, आपके मुतालबात कैसे माने जाएंगे? मतलब जिसे कहते हैं ना कि जूतों समेत आंखों में घुसना, इतना झूठ बोलो कि वो सच लगने लगे। IMF ने 4 दिन पहले ये बयान दिया है कि हमने तो लंबा है, आप उसके ऊपर टैक्स लगाइए। इन्होंने उस पर टैक्स लगाने के बजाय मरे पे 100 रुपये और लगा दिए और IMF की आड़ लेते हैं। देखिए, बुनियादी मसला ये है कि कुएं में ये 1% से भी कम तबका है जो पाकिस्तान के साफ सुथरे पानी के कुएं को आलूदा कर रहा है, गिरा हुआ है और जिंदगियों को आजाद बना रहा है। ये IMF का नाम ले लिया, IMF कुछ कह रहा है, IMF के नाम पे निचोड़ो। IPPs की सूरत हाल कुछ है, उसके नाम पे आवाम को लूटो। लूट खसूट का एक पूरा निजाम है, ताकतवर लोगों की एक पूरी इजारादारी है, ये पूरा एक शकंजा है, ये एक सिस्टम का मसला है। ये ऐसा नहीं है कि कोई पॉलिसी है, कोई कुछ, ये कोई संजीदा लोग नहीं है, ये मुल्क के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले लोग नहीं है, ये मुल्क को सियासी तौर पर मुस्तहकम करने वाले लोग नहीं है। इन्होंने मुल्क को तबाह बर्बाद कर दिया है और 25 करोड़ आवाम का नाम मुल्क है और इनकी बहाली का वाहिद रास्ता यह है कि इनकी बिल्कुल ठीक है सर, अभी 2 नाम तो लिए हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, आपके गवर्नर कह रहे हैं कि 42 लोग जो हैं IPPs के वो हुकूमती शख्सियात में से हैं, यानी हुकूमत में मौजूद लोग जो हैं उनके आगे रिश्तेदार हैं या उनके करीबी लोग हैं या वो खुद हैं। तो ये आपके गवर्नर कह रहे हैं, कौन है वो 42 लोग? देखिए, ये तो साफ है जी कि कौन कौन लोग, उसमें मेरे नाम लेने की तो मेरा ख्याल है कोई जरूरत ही नहीं है। ओपन सीक्रेट है, हर बंदे को पता है कि ये किन किन के हैं। कुछ नाम आपने ले दिए हैं, किस किस्म के लोग हैं। और बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि ये चंद खानदान हैं जिन्होंने ये इजारादारी बनाई हुई है और कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पे गरीबों की जेबों से पैसे निकाले जा रहे हैं। हसन मुर्तज़ा साहब, सबसे पहले कौन सी जमात थी जिसने ये कैपेसिटी पेमेंट्स के मुआहदे किए थे 1994 में? पीपल्स पार्टी ने यकीनन ये मुआहदे किए, लेकिन वो मुआहदे आप देख लें, अगर उनके असरात अब के मुआहदों की तरह हैं तो यकीनन पीपल्स पार्टी भी उसकी जवाब को ये हरगिज नहीं समझता कि वो पाकिस्तान में मेरी सियासी जमात है, मेरी सियासी वबस्तगी है, मैं उसको रिप्रेजेंट करता हूँ। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी तो गलती हो सकती है ना, उसको क्यों माफी दी जाए? मैं तो कह रहा हूँ कि सबको ला के कटहरे में खड़ा कर दें और देखें जिसका गुनाह बनता है। विक्टिमाइजेशन नहीं होनी चाहिए, जिसका गुनाह बनता है सजा दें उसको। एक आम आदमी को सजा मिल रही है, जिस तरह अभी उन्होंने बताया है, बिल्कुल इसी तरह है कि एक 195 यूनिट पे या 90 यूनिट पे आप दे रहे हैं 2000 का बिल जी, और वो अगर 200 से क्रॉस करता है तो आप 8000 9000 का बिल दे रहे हैं। और ये तो जायद यूनिट भी डाले जा रहे हैं, ऐसे भी इंकशाफ और ओवर बिलिंग तो हर जगह पे हो रही है ना, उसमें तो है ही कोई नहीं। रोजाना की बुनियाद पे डिटेक्शन बिल डाले जा रहे हैं और इतने ज्यादा डाले जा रहे हैं कि वो लोगों की कुव्वत खरीद से ही बाहर होती जा रही है बिजली। सही है, ये बिल्कुल उन लोगों को हमें उनका एहतसाब होना चाहिए, उनको लाना चाहिए। उनसे जो मुआहदे किए हैं, क्यों नहीं किसी मुआहदे से एग्जिट का कोई रास्ता हो सकता? अगर आज हम हर महीने भरने की बजाय अगर हमें कुछ देना लेना पड़ता है तो हम इसको खत्म करें। हम कौम को बताएं कि ये हमारे साथ हो रहा था, ये हमने किया है, ये सजा आपने भुगतनी है। आप ये कह रहे हैं 21 अरब रुपया हर महीने देना है, तो उससे बेहतर है कि जुर्माने अदा करके और जान छुड़ाएं। आप ये कह रहे हैं जान छुड़ाई चलें, बिल्कुल सही है। मेहरबानो कुरैशी साहब, आज 2 नाम दिए हैं अभी अली गौहर बलोच साहब ने, आपके कैबिनेट में थे, आपकी जब जमात की हुकूमत थी और उस वक्त उनको भी कैपेसिटी पेमेंट्स की जा रही थी, हालांकि आप खुद उसको इनिशिएट कर रहे थे कि रीनिगोशिएट किया जाए मुआहदों को। अपने लोगों को भी आप नवाजते रहे। जी असदुल्ला साहब, बिल्कुल इस IPP इशू पे जरा एक मुफस्सल गुफ्तगू हो जाए। PTI के दौर में ये वो वाहिद दौर था कि हमने IPP कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट किया, हमने जो डॉलर के साथ इनको पेग किया था, हमने डॉलर रेट इनका फ्रीज किया 148 रुपीज पे। अगर हमने वो ना किया होता
तो आज आप कोई लगभग 300 के करीब फी यूनिट उसका अदायगी कर रहे हैं। आप क्या बात कर रही हैं? अभी कल अवैस ज़गारी साहब ने कहा है, नहीं सुने ना, अवैस ज़गारी साहब ने कल कहा है, लेट मी फिनिश, आपका जो जुमला, वी हैव सेव्ड, आपने देखिए जो आप बात कर रही हैं वो कह रहे हैं कि तब तो हम जो पैसे उस डॉलर के हिसाब से देते थे, आज हमें 2100 की 800 की बजाय 2100 अरब देना पड़ रहे हैं। यानी अगर वो कहते हैं कि उस रेट पर दे रहे होते हैं तो हमें 800 देने पड़ते हैं। असदुल्ला साहब, वो इनकी नाअहली है। हमने तो आपको जो हमने रीनेगोशिएट किए और जहां पे डॉलर को इसका रेट फ्रीज किया, उसकी वजह से 120 बिलियन आपको हर साल सेविंग्स हो रही हैं। उसके बाद मैं निशानदेही कर दूं एक पावर प्लांट की, क्योंकि ये जो हल है ना, ये पीएमएलएन के पास है नहीं असल में, क्योंकि जो इसकी जड़ है, इस मसले की जड़, वो पीएमएलएन खुद है और पीपल्स पार्टी है। इनके दौर में ये आईपीपी कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं ये दिए गए, इन्होंने नेगोशिएट किए, इन्होंने अपने लोगों को नवाजा। तब 2014 में पोर्ट कासिम पावर जो है आईपीपी, वो जब बना था तो उसके पीछे सैफुर रहमान साहब थे, जिनको मशहूर जमाना उनका नाम रखा गया था एहतसाबुर रहमान। 5 हफ्तों के अंदर अंदर उसका लाइसेंस दिया गया था। वो 18% कैपेसिटी पे चल रहा है और अभी 2023-2024 में उसको 122 बिलियन के करीब कैपेसिटी पेमेंट्स दी गई हैं। तो ये कौन है इनके पीछे? मैंने तो निशानदेही कर दी, ये तो ऐनी हवा में बातें कर रहे हैं। बताइए ना हमें पोर्ट कासिम पावर प्लांट के बारे में, कौन है उसके पीछे, कौन पैसे बना रहा है? और आपके सामने है रिपोर्ट्स, 50 बिलियन के प्लांट्स लगे और अब तक वो 400 बिलियन बना चुके हैं। ये मुआहदे किए किसने? ये मुआहदे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दौर में हुए। इनकी जिम्मेदारी इनके कंधों पे आयद होती है। उसके बाद आपके जितने डिस्कोज हैं, हमने हमारे दौर में उसमें प्रोफेशनली अपॉइंटेड बोर्ड्स थे। ये जो PDM-1 की हुकूमत आई, इन्होंने उसको अपने सियासी चमचों से भर दिया। अब उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने प्रोफेशनलाइज करने की कोशिश की, हम बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे थे। ये फिर वही पुराने घिसे पिटे अपने लोगों को नवाजने के लिए लोगों को बोर्ड्स पे लेकर आए, बट्ठा बिठा दिया इन्होंने मुल्क का। इनके पास कोई हल नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि ये खुद इससे फायदा उठा रहे हैं। और बिल्कुल बात दुरुस्त है, सारा बोझ अब मलबा IMF पे डाला जा रहा है, हालांकि इनके कंधों पे आता है ये सारा मलबा। ठीक है, चलिए जरा इसका जवाब मैं अलीगौर बलोच साहब से लेता हूं और फिर उसामा साहब से कि कौन सी कुछ चंद डिमांड्स, क्योंकि निगोशिएशंस हो रही हैं हुकूमत के साथ, वफ्द आ रहा है, बातचीत हो रही है, किन चीज़ों पर इत्तेफाक राय डेवलप अब तक हो चुका है, ये जानना बहुत अहम है। अलीगौर बलोच साहब, ये अभी उसामा रजी साहब बात कर रहे थे कि भाई ये चले सॉवरेन गारंटीज वाला तो मामला अलग है, लेकिन जो कैपेसिटी पेमेंट्स खुद हुकूमत को जा रही हैं, यानी अवाम की जेब से निकाल के कैपेसिटी पेमेंट्स के नाम पर खुद हुकूमत के आईपीपीज को जाती हैं, जो 52% गवर्नमेंट ओन करती है, वहां पर तो रिलीफ दिया जा सकता है अवाम को, वहां क्यों नहीं दिया जा रहा? देखिए, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि हुकूमत शबाना रोज इस चीज पर कोशिश कर रही है कि जहां कहीं से भी अवाम को रिलीफ मिल सकता है। जाहिर है IMF के मुआहदे जो हैं वो बड़ी भयानक शराइत पर किए गए थे PTI के दौर में, और यही वजह, आपको याद है कि जो रुपए की डिवैल्यूएशन का सिलसिला शुरू किया था वो बानी PTI ने किया था, और बाकायदा ऐलान करके किया था, और वो कहते थे कि इससे पाकिस्तान की मईशत को फायदा होगा और बेहतरी आएगी। यही मुआहदे थे ना जो फिर कहते हैं कि ये 13 से 17 वाली बात करते हैं। हम 13 से 17 वाली बात क्यों ना करें? उस वक्त 20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करते थी, लेकिन उस वक्त यूनिट 5-5.5 रुपए और 6 रुपए का हमने दिया जब हमने बिजली पैदा करने के कारखाने लगाए, लेकिन हमने रुपए की उस कदर डिवैल्यूएशन नहीं होने दी, बल्कि उस दौर में पैसे को मुस्तहकम किया। जो महंगाई की शरह थी वो नहीं, लेकिन अलीगौर साहब देखिए ना, दो चीजों को आप इग्नोर, इस सारी गुफ्तगू में 2 चीजों को आप इग्नोर करते हैं ना। आप एक चीज तो ये इग्नोर कर रहे हैं कि सर आज जो इम्पैक्ट आया हुआ है ये 2 चीजों की वजह से आया है, 2015 के नून लीग के मुआहदों की वजह से और डॉलर के ये बढ़ने या रुपये के डीवैल्यू होने की वजह से। ये किसने कहा था कि इनके साथ डॉलर में मुआहदा किया जाए, और ये मुआहदा किया जाए बावजूद से कि लोड शेडिंग थी, ये मुआहदा किया जाए कि जी हम आपसे बिजली लें या ना लें, हम आपको पूरी पेमेंट करेंगे, और इस चक्कर में ज्यादा मुआहदे कर लिए, ज्यादा लोगों को नवाजा गया, और आगे से वही शख्सियात खड़ी हैं जो हुकूमत में है। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त 20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, मुझे याद है कि 2013 के इलेक्शन थे, लोग कहते थे कि सिर्फ हर दुकान और हर घर के सामने जनरेटर चलने की आवाज आया करती थी, और लोग कहते थे कि अगर बिजली पूरी हो जाए तो और कोई काम हुकूमत को करने की जरूरत ही नहीं है।
तो उस वक्त खलूस नीयत के साथ जो थे वो मुआहदे भी हुए और बिजली पैदा करने के कारखाने भी लगे और 6 रुपए तक यूनिट भी मिलता रहा। महंगाई की शरह भी 4% तक आई। गौर एजाज साहब ने कैलकुलेशंस की हैं और वो इस पे काफ़ी काम कर रहे हैं गौर एजाज साहब, और उन्होंने उसामा रेज़ा कहा है कि अगर आप कैपेसिटी पेमेंट्स निकाल भी दें तो 16 रुपये फी यूनिट बिजली सस्ती हो जाएगी। 16 रुपये फी यूनिट का फ़र्क तो पड़ जाएगा, लेकिन इवन देन आपके ख्याल में ये बिजली महंगी नहीं है? क्योंकि हम शायद जो कंपेयर है अपने रीजनल कंट्रीज से वो फिर भी ना कर सकें। अभी भी 16 सेंट पे हम जा रहे हैं, फिर भी मुवाजना ना हो सकेगा। मेहरबानों को ऐसा बात ये देखें, 60 रुपये का अगर यूनिट है, 16 रुपये कम हो जाए तो इवन देन ये आज लोगों की कैपेसिटी नहीं है कि वो ये पेमेंट कर सकें। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर अगर आप कंपेयर करें ना, हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी है वो रीजन में सबसे कम है, मगर बिक इतनी महंगी इसलिए रही है क्योंकि इसके अंदर आपके ट्रांसमिशन इशू, लाइंस के इश्यूज हैं, आपकी चोरी के इश्यूज हैं, कोई काम और फिर आपकी कैपेसिटी पेमेंट्स के इश्यूज हैं। इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है, और जिस तरह एफिशिएंसी लानी चाहिए हमें अपने पावर सेक्टर में, बदकिस्मती से वो नहीं आई है। इसका एक बहुत बेहतरीन सोल्यूशन है कि आप डिस्कोर्स को प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेके जाएं, नेशनलाइजेशन की तरफ नहीं। उसके बाद आप इस बात पर आ जाते हैं, हम अपनी जिम्मेदारी जो हमारी गलतियां तस्लीम करते हैं, मगर अली गौहर साहब से ये पूछें कि ये जो पीपल्स पार्टी और PMLN 3-3 बार हुकूमत में आ चुकी है, जो इन्होंने मुआहदे किए हैं जिसकी वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है, क्या ये वो उसकी जिम्मेदारी कबूल करते हैं? आपने देखा होगा कल कसूर में एक औरत ने खुद, क्योंकि उनको बिजली का बिल भी भरना था और अपनी सेहत के उनका इलाज हो रहा था, तो ये सेहत कार्ड किसने बंद किया? ऑपरेशन के लिए पैसे जमा किए थे। सेहत कार्ड जैसी सहूलत जब तक पाकिस्तानियों के पास थी तो उनके पास एक रिलीफ थी। उनको ये पता था कि अगर हमारे घर में कोई बीमारी या इस तरह कुछ आ जाए तो रियासत है वो हमें संभाल लेगी, और इसीलिए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने सेहत कार्ड इंट्रोड्यूस किया, उसका इजरा किया, उसको लेकर आए। और यही वो लोग हैं, इनकी ऑडियोज भी आपको याद है कि इन्होंने किस वजह से बंद किया। अवाम दुश्मन हैं ये लोग, ये अवाम से हमदर्दी नहीं रखते हैं, और आज भी ये सिर्फ मलबा दूसरों पे डालना चाहते हैं, ये अपनी जिम्मेदारी कबूल नहीं करना चाहते। आज पाकिस्तान जिस नहज पे खड़ा है उसकी जिम्मेदार ये है। जब वोट ऑफ नो कॉन्फ्रेंस आ रहा था तब भी खान साहब ने वार्निंग दी थी कि ऐसा मत कीजिएगा, आप मुल्क में एक सियासी बहरान पैदा करने जा रहे हैं, मईशत कमजोर है, इस वक्त हमें इस्तेहकाम की जरूरत है, आप इससे डिस्टेबलाइजेशन। ठीक है, चलिए, बिल्कुल सही है, ये आपके सामने है सब। बिल्कुल ठीक है, आपने हेल्थ कार्ड का जिक्र किया, मैं उसामा साहब से हमने कनेक्ट कर लिया दोबारा। उसामा साहब, मेरा सवाल ये था कि जो कैलकुलेशंस गौर एजाज साहब ने की हैं वो कह रहे हैं कि 16 रुपये फी यूनिट फ़र्क पड़ेगा अगर कैपेसिटी पेमेंट्स अदा ना की जाएँ, मुआहदों को अगर हम दोबारा से भी तय कर लें, तो इवन देन ये आपके ख्याल में 60 रुपये का यूनिट या 80 रुपये का यूनिट है, या कहीं पर 48 रुपये का यूनिट है, उसमें से 16 रुपये या 14 रुपये कम कर दें तो फिर भी बिजली शायद महंगी है। और आपके जो मुतालबात हैं जिसमें आप कहते हैं कि ये जो गैर तरक्याती बजट है 35% कम करें, ज़राअत और सनत पर टैक्स 50% कम करें, फिर इसी तरह से आप जो है वो गरीब तबके के लिए आप कहते हैं टैक्सों का बोझ कम किया जाए, वापस लिए जाएं टैक्स, ये कितने मुतालबात मंजूर होने जा रहे हैं? आपके मुआहिदा कहाँ तक पहुंचा है हुकूमत के साथ? इनको बहुत जल्दी इन तमाम चीजों को खत्म करना पड़ेगा। धरने ने तो मसले को हाईलाइट कर दिया है, पूरी कौम के सामने ये मसले को लेकर आ गए। इन्हें कम से कम वक्त में सारे टैक्सेस को खत्म करना पड़ेगा। जो आज तक उसामा साहब जब हम बात कर रहे हैं, हुकूमत ने जो अभी तक मुज़ाकरात आपसे किए हैं, आपके कितने मुतालबात को तस्लीम करने के लिए हुकूमत इस वक्त तक तैयार है कि जी आपके 10 हैं, इसमें से हम 3 मान सकते हैं या 4 मान सकते हैं? कोई यकीन दहानी कराई है हुकूमत ने? नहीं, देखिए, ये कोई मुल्क के मालिक नहीं है कि वो कोई ऐसे मुज़ाकरात करें कि इतने मान सकते हैं, इतने नहीं मान सकते हैं। भाई, क्या ठेकेदार हैं आप मालिक हैं इस मुल्क के। ये मुल्क की अमानत है, जितना टैक्स है, जितने वसाइल हैं, जिससे सबका हक है। आपको इंसाफ के साथ फैसले करने होंगे, नहीं करने होंगे तो आपको अपने जुर्म की सजा भुगतनी होगी। आप ये ना समझें कि धरना है आज है खत्म हो जाएगा। जो बहरान है, जो अवाम का इस्तेहसाल है, तो इतना संगीन हो गया है कि आप सिर्फ उसको इस धरने के और आज की चंद फैसलों के तनाजुर में नहीं देखें। हालात बहुत ही ज्यादा तबाही की तरफ बढ़ चुके हैं, और आप उस वक्त से डरिए कि कहीं ये किसी धमाके की शक्ल में, अवामी धमाके की सूरत में सामने ना आए। हम तो इसको प्रॉपरली एड्रेस कर रहे हैं, एक सियासी जिद्दोजहद के जरिए
उसको चैनलाइज कर रहे हैं, हम इनको मुतवज्जो कर रहे हैं तो होश के नाखुन लें। ये लूट खसूट ये अभी भी जारी रखे हुए, ये हर चीज को ढाल बनाकर इन हालात में भी कि जब लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, ये उस वक्त भी लूट खसूट से बाज नहीं आ रहा है। ये तो पूरा लूट खसूट का एक निजाम है और ये जब तक निजाम एड्रेस नहीं होगा हालात नहीं बदलेंगे। मैं अपने जो पीटीआई की हमारी खातून बैठी है, मैं उनके रेफरेंस से भी खास आपको भी मुखातिब करते हुए कह रहा हूँ कि आपको अल्लाह ताला ने एक मौका दिया था, 3.5 साल का वक्त मिला था आपको सिस्टम चेंज करने की तरफ जाना चाहिए था। आपने इसी सिस्टम में जुल्म के इसी निजाम में हालात में रद्दोबदल करने की कोशिश की, हालात और खराबी की तरफ चले गए। इस मुल्क को एक नए निजाम की जरूरत है, इस मुल्क को बुनियादी तब्दीलियों की जरूरत है। और अगर ये मुल्क में आइन और कानून है, पार्लियामेंट है, बहुत आसानी के साथ स्मूथली बहुत पुरअमन तरीके से हर चीज चैनलाइज हो सकती है और सिस्टम रिप्लेस हो सकता है। लेकिन अगर ये जालिमों का टोला सिस्टम को आइन और कानून के मुताबिक तब्दील नहीं करेगा तो ये हालात को तबाही की तरफ धकेलेगा। जी बिल्कुल ठीक है सर, ये आपका इस सवाल का जवाब तो मेहरबानों देंगी कि उस वक्त उन्होंने क्यों नहीं किया। लेकिन पहले अली गौहर बलोच साहब, आज अदालत ने एक साहब को का रिमांड जो है वो जुडिशियल उनको किया है, तहरीक इंसाफ के वो मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, उनके बारे में एफआईआर है कि वो शॉपर में धमाका खेज मवाद लेकर जा रहे थे और उनको नाके पर पैदल चलते हुए पुलिस ने पकड़ लिया और उनका जो है वो 7 रोजा पहले जिस्मानी रिमांड दिया गया था, आज पूरा हुआ है। हुकूमत तो इन मामलों में भी तो उलझी हुई है ना सर, कि आम वर्कर्स पर जो है वो दहशतगर्दी के मुकदमात और उन पर बारूदी मवाद शॉपर में डाला। और आज जज साहब ने कहा कि यार शॉपर का कलर ही तब्दील कर लिया करो, अबू बकर और हुज़ैफा के अलावा कोई तीसरा नाम ही सोच लिया करो। ये रिमार्क्स जज साहिबान दे रहे हैं, तो आप तो उधर उलझे हुए हैं। यही वजह तो है कि कुछ पार्टीज ऐसी पार्टी का नाम लेते हैं लेकिन मुझे रोशन की यहाँ है कि वो दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं और नौकरी की वाक़यात किसी से ढके छुपे हुए नहीं है। फिर ये कहा जाए कि उनको मानते में या वो उस मतलब ये नहीं है कि वो उन वाक़यात में मुलव्वस नहीं होते। उसका ये मतलब भी नहीं है कि 9 मई को जो है वो एमएम वालों को आग नहीं लगाई गई थी, पेशावर का रेजिस्ट्रेशन नहीं चलाया। अली गौहर बलोच साहब, ये 9 मई भी ठीक होगा, वो भी इल्जाम सही होगा। ये डिजिटल मीडिया के ऊपर टेररिज्म का, डिजिटल मीडिया के ऊपर जो है वो फेक न्यूज फैला रहे होंगे, एक प्रोपेगेंडा कर रहे होंगे, मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे होंगे, ये भी ठीक होगा। लेकिन शॉपर में बारूदी मवाद लेकर जा रहा है, इस तरह की एफआईआर जब कराएंगे तो फिर देखिए ना, असल दहशतगर्दी का जो इशू है वो तो दब जाएगा जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस तरह के केसेस जा रहे होंगे। देखिए बात ये है कि वो तो जाहिर है जिस एजेंसी ने पकड़ा है वो यकीनी तौर पर जवाबदेह है। हम तो ये नहीं कहते कि किसी बेगुनाह आदमी के ऊपर मुकदमा बने। ये तो खुद 9 मई के वाकयात पर भी इन्होंने स्टे ऑर्डर दिए, वो हेयरिंग हुई लेकिन आपने देखा कि उसके ऊपर भी स्टे ऑर्डर दे, अभी तक फैसले नहीं आ सके। बेशुमार तरक्की याफ्ता ममालिक है जिनके अंदर के दहशतगर्दी के जो वाकया दहशतगर्दी की अदालतों के अंदर ही चलते हैं, उन्हीं के अंदर ही समाअत हो रही है। और आपको पता है डॉक्टर यास्मीन राशिद के क्यों नहीं फैसला आ सका? क्योंकि आज तक पुलिस ने उनका रिकॉर्ड जमा नहीं कराया। आज तक पुलिस ने यास्मीन राशिद का, मियां महमूद हसन का रिकॉर्ड जमा नहीं कराया, मियां महमूद रशीद का। जिस पार्टी ने असदुल्ला खान, जिस पार्टी ने हमेशा इंतशार की सियासत की है, जिस पार्टी ने हमेशा जो फाशिस्ट सिस्टम है उसको प्रमोट किया है, जो पाकिस्तान की तनसीबात के ऊपर हमलावर होती रही है, आप क्या समझते हैं कि उस पार्टी ने क्या कंट्रीब्यूशन किया पाकिस्तान के लिए? आप अभी हेल्थ कार्ड पर बात लूट खसूट के लिए जब इन लोगों ने लूट खसूट के लिए हेल्थ कार्ड बनाया था तो अस्पतालों में इंसुलिन तक नहीं मिलती थी, पट्टी करने के लिए दवाई और पट्टी नहीं मिला करती थी। चलें जवाब ले लें सर, वक्त कम रह गया। मेहरबानों को बड़े बड़के लगाते हैं तो अपने गिरबान में भी तो झांकना चाहिए ना भाई। चलिए जरा मौका देना गिरबान में झांकने का। जी कहिए मेहरबानों साहब, लास्ट कमेंट। जी हम तो अपने गिरबान में झांकने का जवाब भी रखते हैं, हिम्मत भी रखते हैं। आप पता नहीं किसी दिन अपने गिरबान में झांकेंगे तो शायद आपको बहुत खौफनाक हकायक नजर आएंगे। जहां तक ये जिस किस्म की बातें करें मुझे तो समझ नहीं आती। हमने किसी 9 मई के केस में स्टे ऑर्डर्स नहीं लिए हुए। 9 मई के केसेस जहां पर नहीं चल रहे हैं वो इसलिए नहीं चल रहे हैं क्योंकि वहां पर आईओज और प्रोसिक्यूशन की तरफ से डिलेज हैं। जैसे कि आपने खुद निशानदेही की, आज तक चार्जेस ही नहीं लाए, रिकॉर्ड ही नहीं जमा कराया।
खवातीन जो जेलों में बंद हैं 9 मई के केसेस में, उन्हें बेल इसलिए नहीं मिल रही, वो आज तक रिमांड पर हैं क्योंकि केस को आगे चलने ही नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल, दहशतगर्दी के मामला को सियासी नहीं बनाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए। मेहरबानो साहिबा, अलीगौर बलोच साहब, डॉक्टर सामर रजी साहब, बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहते हैं। लाहौर के म्यू अस्पताल में, जो लाहौर का एक बड़ा अस्पताल है, उसमें कैंसर के मरीजों को जायदुल मयाद अद्वियात दिए जाने का इंकशाफ हुआ है। रिपोर्ट सामने आई है कि जायदुल मयाद अद्वियात का वाकया मंजर आम पर आने के बाद अस्पताल इंतजामिया ने फुर्ती दिखाते हुए 3 डिस्चार्ज शुदा मरीजों का खोज लगाकर उन्हें दोबारा अस्पताल में दाखिल किया। ये रिपोर्ट कहती है कि अस्पताल के सीनियर अफसरान को इन मरीजों की दुरुस्त तादाद भी मालूम नहीं जिन्हें जायदुल मयाद अद्वियात दी गई हैं। 1 माह कबल DHQ खानेवाल में मुबैना तौर पर जायदुल मयाद अद्वियात के रिएक्शन से बच्चों की अमवात हुई थी। सितंबर 2023 में लाहौर, कसूर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में दवा के रिएक्शन से मरीजों की बीमारी मुतासर हुई थी और अब एक बार फिर ऐसा ही वाकया पेश आया है। जायदुल मयाद दवा लेने से मुबैना तौर पर चंद मरीज मफलूज भी हो गए हैं। आज हमने इस सिलसिले में राब्ता किया है सलमान रफीक साहब से, जो हेल्थ के मिनिस्टर हैं। उनके ऑफिस से जवाब में हमें सैयद हमाद रजा साहब ने कांटेक्ट किया कि जी उनके बिहाफ पर वो हमें राब्ता कर रहे हैं, डिप्टी डायरेक्टर साहब। और फिर हम अब कनेक्ट कर पाए हैं। चलिए मैं अपनी बात को यहाँ पर मुख्तसर कर देता हूँ। प्रोफेसर फैसल मसूद साहब CEO हैं म्यू अस्पताल के, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उन पर जाने से पहले फ़हीम अमीन साहब जरा, जिन्होंने ये स्टोरी ब्रेक किया, हमारे रिपोर्टर हैं। फ़हीम साहब मुख्तसरन बता दें कि क्या हुआ है ये। असद बहुत शुक्रिया। ये जो ऑन्कोलॉजी वार्ड है कैंसर का, यहाँ से 65 जो है जायदुल मियाद इंजेक्शन बरामद हुए। उसके बाद फौरी तौर पर हमारी जब ये रिपोर्ट सामने आई तो एक कमेटी बना दी गई जो ये प्रोब कर रही है कि जायदुल मियाद इंजेक्शन जो है उनका क्या बना। ये प्रोब अभी तक नहीं किया जा रहा कि 65 इंजेक्शन जो थे यहाँ पर मौजूद थे और जो पहले लगा दिए गए हैं उसका क्या बना है। जबकि ये बताया जा रहा है कि इसमें मुतअद्दिद लोग ऐसे थे जिनकी टांगे जो इस वक्त मफलूज हो गई और अस्पताल इंतजामिया कहती है कि जायदुल मियाद इंजेक्शन लगने से किसी किस्म का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जबकि तिब्बी माहिरीन का कहना है कि जायदुल मियाद कोई भी दवाई होती है वो जहर बन जाती है और ये कह रहे हैं कि उसका रिएक्शन कोई नहीं हुआ। हमने एक वार्ड बना दिया है, उस वार्ड में जो मुतासरा मरीज हैं उनको रखा जा रहा है, लेकिन पंजाब भर में फैले हुए जो मरीज हैं वो अपने घरों में मौजूद है और उनका ये कहना है कि ना तो महकमा सेहत और ना ही अस्पताल इंतजामिया ने इस हवाले से हमसे कोई राब्ता किया है। और जो कमेटी अस्पताल ने बनाई थी उसकी अभी तक रिपोर्ट भी मंजर आम पर नहीं आई कि आया कि कौन जिम्मेदार है। फ़हीम साहब साथ ही रहेगा। प्रोफेसर फैसल मसूद साहब बहुत शुक्रिया। सर, इस बात की तो आप तस्दीक करते हैं कि जायदुल मयाद इंजेक्शंस मौजूद थे अस्पताल में और वो चंद मरीजों को लगाए गए हैं? पहली तो बात है अस्सलाम वालेकुम जी कि ये अस्पताल में मौजूद नहीं थे। ये जो सोमो की एक मॉनिटरिंग टीम होती है उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल के अंदर देखा, ऑन्कोलॉजी यूनिट के अंदर, और उसकी जब हमने तहकीकात करवाई तो एक गैर महसूस तरीके से जिन 4-5 बंदों की गलती ये इसमें नजर आती है, कागजों के मुताबिक उनमें हॉस्पिटल 3 दफा हॉस्पिटल को ये स्टोर दे चुके हैं कि हमारे पास कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं है, जबकि ये कोई सरगोदा से इन्होंने कंसाइनमेंट मंगाई थी। हो सकता है उसमें कोई जायदुल मयाद आ गए हों, ये इनके स्टोर कीपर के लेवल पे कोई गलती है। और दूसरी गलती आई है, अगर आई है तो ये ऑन्कोलॉजी में फार्मेसी जो उनकी अपनी है, उनका अपना स्टोर है, उनकी अपनी नर्सिंग केयर है, और डॉक्टर्स के लेवल पे कि वो टीका लगाते हुए उन्होंने इस बात को डॉक्यूमेंट नहीं किया। अगर ये लग गए हैं, डेफिनेटली लग गए हैं, हम इससे इनकारी नहीं है। और हम क्या कर सकते थे, हमने उन हॉस्पिटल्स के और ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने उस दौरान जब ये पेशेंट्स को जिनको लगी जा सकती है उस सस्पिशन से उनको कांटेक्ट किया तो ज्यादातर लोगों ने कहा कि हमें अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। 5 से 7 मरीजों ने आमादगी जाहिर की कि हम नहीं, लेकिन ऐसे लोग भी मौजूद हैं प्रोफेसर साहब, मेरी बात ऐसे लोग मौजूद हैं हमारे साथ। मेरी बात आप ये फरमा रहे हैं ना कि किसी का कोई रिएक्शन नहीं हुआ। जी सुन तो लीजिए, जो पेशेंट आके हॉस्पिटल में दाखिल हुए हैं उनमें से अभी तक किसी को नहीं है। हमने इसमें इनका राउंड भी किया। एक पेशेंट की रिपोर्ट आ रही है, वो केस भी हमने देखा है, ये मेटास्टेसिस का केस है। ये किसी ऑन्कोलॉजिस्ट बेहतर बता सकता है कि जब कैंसर फैलता है तो वो सबसे पहले हराम मगज और हड्डियों की तरफ जाता है। अब ज़ाहिर एक प्रॉब्लम आती है तो फैमिली यही समझती है नेचुरली ये इंजेक्शन लगाने से होता है,
आप किसी भी स्पेशलिस्ट को ऑन बोर्ड लें, ऑन्कोलॉजिस्ट को लें, कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट अपने होते हैं, लेकिन उनमें कहीं भी पैराप्लीजिया या टांगों का मारा जाना नहीं मौजूद। कैंसर की अपनी दवाइयों के अपने सर, अब मेरा सवाल भी ले लेना, आप जलसे से खिताब तो नहीं कर रहे हैं ना डॉक्टर साहब देखें ना, मेरा सवाल भी ले लें, आप कुछ जलसा तो है नहीं। मेरा सवाल यह है कि अगर तो किसी को कोई रिएक्शन हुआ ही नहीं है और हो ही नहीं सकता, जैसा कि आप कह रहे हैं कि जी किसी मरीज को रिएक्ट नहीं किया ओवर ये जो जायदुल मियाद इंजेक्शन था, फिर तो जायदुल मियाद दवाइयां सारी इस्तेमाल करें, फायदा होगा, पैसे बचेंगे। फिर तो किसी को अगर रिएक्शन वो करती ही नहीं है तो फिर तो उसको फेंकना पैसे का ज़िया है। आपने बात को गलत दिया है। मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा रिएक्शन नहीं हुआ, ये नहीं मैंने कहा नहीं करती, ये कोई हमने क्लेम नहीं किया। ये जो 7 मरीज है इनको जो कांटेक्ट किया गया इस दौरान, और अगर ये पेशेंट जो क्लेम कर रहा है ये आके हॉस्पिटल दाखिल हो, हम इसकी पूरी तहकीकात करवाएंगे। अगर इसका उससे ज्यादा है तो जो भी कमेटी की रिपोर्ट आएगी। अब आपने एक सवाल किया कि जी इसमें जो भी 5 बंदों को हमने इसमें पॉइंट आउट किया है, 5 के 5 मुअत्तल हो गए हैं। सेक्रेटरी हेल्थ साहिब जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उनको आज रिपोर्ट रवाना कर दी गई है। जो सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती है हम करेंगे। सर लेकिन ये मुतअद्दिद वाक़यात पेश आ रहे हैं ना, मुख्तलिफ खानेवाल में आया, फिर और जगह कसूर में आया, फिर यहां पर भी हो रहा है। ये क्या सिस्टम की कमजोरी की तरफ निशानदेही नहीं करता? आप एक बजाय स्टोर कीपर को निशाना बना रहे हैं कि स्टोर कीपर की गलती है, हॉस्पिटल के सिस्टम पर सवालिया निशान नहीं होता। मैं फिर आपको कहूंगा, मेरी हम्बल सबमिशन है कि स्टोर कीपर को निशाना नहीं बना रहे, ये आया ही स्टोर से है। हॉस्पिटल में डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक आप इसमें कोई एक्सपायर्ड मेडिसिन नहीं है, ये कहीं इंसानी गलती से पड़ी रह गई है। ये आप अपनी ये आके ना मेरे ऑफिस से आप अपनी इस इंक्वायरी रिपोर्ट को ले लीजिए, हम इसको पब्लिक भी कर देंगे। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट में आज जमा हो गई है, इसमें इंसानी मुबीना गफलत जो भी है हमने उनको अपने कैफरी किरदार तक पहुंचाना है। हाँ, इस दौरान जो पेशेंट जो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट ने डाटा दिया है उन पेशेंट्स को हमने अपने तौर पे वो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट नहीं बुलाया है। हॉस्पिटल का इसमें कोई ऐसी ये 5 लोग जिनको आप मुअत्तल कर रहे हैं, ये कौन कौन लोग हैं? इसमें वो इंजेक्शन लगाने वाले डॉक्टर्स भी शामिल हैं या? जी देखिए, हमने पूरी चेन को लिया है, हमने रजिस्ट्रार को भी इसमें शामिल किया है, नर्स को भी शामिल किया है, स्टोर कीपर को भी किया है, फार्मासिस्ट को भी किया है। ठीक है, आप इनको क्या रजिस्ट्रार को आप कह रहे हैं कि मुअत्तल किया है? अभी ज़ाहिर है अभी इनिशियल इंक्वायरी पे हमने मुअत्तल किया है। हमने अब सोमो की टीम के साथ मिलकर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन करनी है और फर्दर इसको प्रूव करना है। जो लोग इसमें मुलव्वस है किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया प्रोफेसर फैसल मसूद साहब। वो कह रहे हैं कि जायदुल मियाद इंजेक्शन लगाने से किसी को रिएक्शन नहीं हुआ। हालांकि हमारे पास वक्त की कमी की वजह से मैं ले नहीं सका, हमारे पास फैमिलीज मौजूद हैं जो ये कह रही हैं कि हमारे बच्चे मफलूज हो गए हैं, उनकी वीडियोस मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि जब वो चल नहीं सकते इस इंजेक्शन के बाद, वो बेड पर आ गए हैं और उनको बेड सोर हो गया है। तो अब ऐसी सूरत हाल जो है वो मौजूद है, लेकिन बहरहाल इंक्वायरी अब हो रही है। अल्लाह करे कि इसमें जिम्मेदारान का तयन भी हो जाए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।